नमस्कार प्यारे साथियों। कॉमर्स कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारे जो कॉमर्स की है ना वो तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पुस्तक पालन और लेखांकन में अंतर। तो पुस्तक पालन और लेखांकन में क्या अंतर होता है ये चीज हम समझ लेते हैं आज। ठीक है, ये हमारा पुस्तक पालन। ठीक है, ये पुस्तक पालन और इधर रखते हैं हम किसको, लेखांकन को, लेखांकन। ठीक है, पुस्तक पालन और लेखांकन। अब पुस्तक पालन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बुक कीपिंग। पुस्तक पालन क्या होता है, बुक कीपिंग। और लेखांकन क्या होता है, लेखांकन होता है हमारा अकाउंटिंग। ठीक है साथियों, पुस्तक पालन और लेखांकन, इनमें क्या करना है, हमको अंतर करना है। तो अंतर के पॉइंट नंबर एक है हमारा इसमें प्रथम पीढ़ी। ये क्या है, प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी ये जो है पुस्तक पालन जो है लेखांकन की प्रथम पीढ़ी, सॉरी पुस्तक पालन जो है ना हमारे उसकी क्या बोलते हैं, हमारा इसकी लेखा शास्त्र की प्रथम पीढ़ी है। पुस्तक पालन जो है वो लेखा शास्त्र की कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। और लेखांकन जो है वो लेखा शास्त्र की कौन सी पीढ़ी है, ये है हमारी दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी। तो पुस्तक पालन जो है वो पुस्तक पालन लेखा शास्त्र की प्रथम पीढ़ी है और लेखांकन जो है वो लेखा शास्त्र की दूसरी पीढ़ी है। नंबर दूसरा है हमारा सामान्य पढ़ा लिखा। नंबर दो सामान्य पढ़ा लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तक पालन को सामान्य रूप से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है, यानी कि कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी पुस्तक पालन को कर सकता है। ठीक है, और अकाउंटिंग कौन कर सकता है, अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। तो अकाउंटिंग के लिए कौन कर सकता है अकाउंटिंग का काम, जो जिसे विशेष ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात जिसने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाई की हो। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अकाउंटिंग का काम कर सकता है। जैसे किसी ने बीकॉम किया हो, बीकॉम के साथ टैली किया हो, तो वो व्यक्ति अकाउंटिंग का काम कर सकता है। या फिर किसी ने सीए किया हो तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अकाउंटिंग का काम यानी लेखांकन का काम कर सकता है। और ये इसका तीसरा क्या है इसका पुस्तक पालन का तीसरा पॉइंट है हमारा रूटीन कार्य है। ये क्या है, रूटीन कार्य है। मतलब पुस्तक पालन जो है वो लेखा शास्त्र का एक रूटीन कार्य है। और इसमें क्या है हमारा अकाउंटिंग में विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। ये क्या है हमारी अकाउंटिंग, क्या है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और नंबर 4 है इसका स्रोत प्रलेख। और इसका नंबर 4 क्या है हमारा, पुस्तक पालन की सहायता करना। पुस्तक पालन की सहायता करना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
पुस्त पालन और लेखांकन में अंतर। तो पुस्त पालन और लेखांकन में क्या अंतर हुआ भैया, ये समझ लीजिए आप। पुस्त पालन और लेखांकन में जो अंतर हुआ वो चीज आप देख लीजिए। देखिए ठीक है, साफ दिख रहा है। अब देखिए इसमें पुस्त पालन और लेखांकन में क्या अंतर है। तो जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, पुस्त पालन और लेखांकन में यहाँ हम लिखेंगे पुस्त पालन और लेखांकन में निम्नलिखित अंतर होता है। नंबर एक पुस्त पालन क्या है, प्रथम पीढ़ी है। ये लेखा शास्त्र की प्रथम पीढ़ी है और लेखांकन जो है वो लेखा शास्त्र की दूसरी पीढ़ी है। और पुस्त पालन को कौन कर सकता है, पुस्त पालन को सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, अर्थात कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पुस्त पालन का काम कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग का काम विशेष ज्ञान वाला अर्थात विशेष पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास कोई डिग्री हो और नॉलेज हो, वो व्यक्ति अकाउंटिंग का काम कर सकता है। नंबर 3 है आपका रूटीन कार्य। जो पुस्त पालन है वो लेखा शास्त्र का रूटीन कार्य है और जो लेखांकन है वो लेखा शास्त्र का क्या है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। लेखांकन लेखा शास्त्र की कौन सी है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। स्त्रोत क्या है, स्त्रोत प्रलेख है। मतलब पुस्त पालन जो है वो स्त्रोत प्रलेख है और लेखांकन का क्या है, लेखांकन का कार्य है मतलब पुस्त पालन की मुख्य रूप से सहायता करना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा पुस्त पालन और लेखांकन में ये अंतर होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन की अवधारणाएं या लेखांकन की संकल्पनाएं। नोट कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं अभी। लेखांकन की अवधारणाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेखांकन की अवधारणाएं, ठीक है। लेखांकन की क्या अवधारणाएं और इनको संकल्पनाएं भी बोला जाता है। लेखांकन की अवधारणाएं या संकल्पनाएं, अवधारणा या संकल्पनाएं एक ही बात है या फिर इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इसकी अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं लेखांकन की। नंबर एक हमारा है पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नंबर एक पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नंबर दूसरा मुद्रा मापन की अवधारणा। नंबर 2 क्या आएगा हमारा, मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा। और नंबर 3 हमारा क्या आएगा, नंबर 3 आएगा हमारा लागत अवधारणा या लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा। नंबर 4 हुआ हमारा द्विपक्षीय अवधारणा। नंबर 4 क्या हुआ हमारा, द्विपक्षीय अवधारणा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। एक पॉइंट और आ जाएगा फिलहाल इसमें। तो हमने पढ़ा इसमें पृथक अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत की अवधारणा और नंबर 4 हमारा द्विपक्षीय अवधारणा। और नंबर 5 पॉइंट क्या है इसमें, नंबर 5 है हमारा चालू अवधारणा या फिर चालू व्यवसाय की अवधारणा। नंबर 5 चालू
व्यवसाय की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो फिलहाल इसमें 10 पॉइंट हैं, आप 5 पॉइंट इनको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बचे हुए जो 5 पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हमारा पृथक स्थिति की अवधारणा, नंबर 2 मुद्रा मापन की अवधारणा, नंबर 3 लागत की अवधारणा, नंबर 4 द्विपक्षीय अवधारणा, नंबर 5 चालू व्यवसाय की अवधारणा। नंबर 6 हमारा लागत लेखांकन की अवधारणा, सॉरी लागत लेखांकन हो गया हमारा, सिर्फ लेखांकन अवधि की अवधारणा। नंबर 6 लेखांकन अवधि की अवधारणा। नंबर 6 क्या हुआ, लेखांकन अवधि की अवधारणा। नंबर 7 हुआ हमारा उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा। नंबर 7 है हमारा उपार्जन की अवधारणा। और नंबर 8वां पॉइंट क्या है, मिलान की अवधारणा, मिलान की अवधारणा। नंबर 9 है हमारा आय वसूली की अवधारणा, आय वसूली की अवधारणा। नंबर 10 क्या हुआ, वस्तु परकता की अवधारणा, वस्तु परकता की अवधारणा। साफ दिख रहा है ना? हाँ साफ दिख रहा है। ये देखिए, अब इसमें जो 5 पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर दिए, बचे हुए 5 पॉइंट अब है। तो लागत लेखांकन की अवधारणाओं का 6वां पॉइंट है लेखांकन अवधि की अवधारणा। उसके बाद आपका उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, आय वसूली की अवधारणा और वस्तु परकता की अवधारणा। ठीक है, तो इसकी हमारी लेखांकन की ये 10 अवधारणाएं थी जो हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। आगे हम इसमें और कुछ पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे हम लेखांकन की परंपराएं। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं हम लेखांकन की परंपराएं। अभी हमने क्या पढ़ा, लेखांकन की अवधारणाएं। अब आती हैं आगे लेखांकन की परंपराएं। तो लेखांकन की जो परंपराएं वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 है हमारा इसमें एक रूपता की परंपरा। नंबर 1 है हमारा एक रूपता की परंपरा। नंबर 2 पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। नंबर 2 पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ठीक है, नंबर 2 पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा।
नंबर 3 हमारा रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़ी रूढ़ी रूढ़िवादिता की वादिता रूढ़िवादिता की परंपरा। ठीक है, नंबर 3 रूढ़िवादिता की परंपरा। और नंबर चौथा पॉइंट है हमारा महत्वता की परंपरा। महत्वता महत्वता की परंपरा। ठीक है, तो ये जो लेखांकन की परंपराएं हैं वो 4 परंपराएं हैं। नंबर एक है हमारा एक रूपता की परंपरा। नंबर दूसरा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। नंबर 3 है हमारा रूढ़िवादिता की परंपरा। नंबर 4 महत्वता की परंपरा। तो ये 4 पॉइंट हैं लेखांकन की परंपराओं के। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं इसमें। अब मैं फिलहाल इसके पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें आगे अगर कुछ जैसे मान लीजिए इसका आगे डेफिनेशन लिखना है हमें, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक रूपता की परंपरा। तो इसमें आगे लिख सकते हैं अपन, जैसे लेखांकन की प्रथम परंपरा में एक रूपता की परंपरा को, जैसे एक रूपता की परंपरा है तो आगे इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, लेखांकन की परंपराओं में एक रूपता की परंपरा को शामिल किया जाता है। इसका कार्य मुख्य रूप से मतलब एक रूप में लेखांकन को प्रकट करना होता है। ठीक है, इस टाइप से पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, इसी टाइप से हम पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा भी डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए आगे क्या पढ़े हम इसमें, कुछ चीज देख लेते हैं। महत्वता की परंपरा हो गई, लेखांकन की मान्यताएं। अब लेखांकन की मान्यताएं, लेखांकन की मान्यताएं। लेखांकन की मान्यताएं। अब लेखांकन की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, तो अपन लिखेंगे लेखांकन की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है हमारा चालू मान्यता। चालू मान्यता, लेखांकन की प्रथम मान्यता कौन सी है, चालू मान्यता। और नंबर दूसरा है हमारा उपार्जन की मान्यता। उपार्जन की मान्यता। नंबर तीसरा रहेगा हमारा एक रूपता की मान्यता। नंबर तीसरा रहेगा हमारा एक रूपता, एक रूपता की मान्यता। ठीक है, तो लेखांकन की जो मान्यता है वो 3 है। नंबर 1 चालू मान्यता, नंबर दूसरा आपका उपार्जन की मान्यता, नंबर 3 एक रूपता की मान्यता। अब लेखांकन के आधार कौन कौन से हैं, लेखांकन के आधार। अब ये लेखांकन की मान्यता है, आप नोट कर लीजिए। लेखांकन के हम पढ़ेंगे, हम लेखांकन के आधार। अब लेखांकन के आधार कौन कौन से हैं, नंबर 1 है हमारा रोकड़ आधार, नंबर दूसरा है हमारा उपार्जन आधार। नंबर 1 रोकड़ आधार, नंबर 1 रोकड़ आधार, नंबर 2 है हमारा उपार्जन आधार। उपार्जन, नंबर 1 रोकड़ आधार, नंबर दूसरा उपार्जन आधार। अब रोकड़ आधार में क्या क्या आता है, नगद प्राप्ति, नगद भुगतान। ठीक है, रोकड़ आधार में आता क्या है, रोकड़ आधार में आता है नगद, यानी कि नगद प्राप्ति।
नकद प्राप्ति आता है और नकद भुगतान आता है। भुगतान आता क्यों है? रोकड़ आधार का मतलब ही है, रोकड़ का मतलब होता है नकद। नकद तो नकद प्राप्ति, अगर किसी से पैसा प्राप्त हुआ तो नकद प्राप्त होएगा, अगर किसी को भुगतान किया तो नकद भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा चालू वर्ष से संबंधित समस्त मदों का लेखा कर लेना चाहिए, भले ही नकद प्राप्ति हो या ना हो। इसके आधार पर क्या है, चालू वर्ष से संबंधित, चालू वर्ष से संबंधित समस्त 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 मदों का लेखा कर लेना चाहिए, समस्त मदों का लेखा कर लेना चाहिए, भले ही नगद प्राप्ति हो या ना हो, भले ही उनकी नकद प्राप्ति हो या नहीं। ठीक है, अब उपार्जन के आधार पर क्या होता है, लेखांकन के उपार्जन के आधार पर चालू वर्ष से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी मदें होती हैं, उनका क्या कर लेना चाहिए, उनका लेखा कर लेना चाहिए, चाहे उनकी प्राप्ति नगद में हुई हो अथवा नहीं हुई हो। पर रोकड़ के आधार पर क्या होता है कि रोकड़ के आधार पर जितने भी लेन देन किए जाते हैं वो नगद रूप में किए जाते हैं। ठीक है, पेशेवर संस्था उपयुक्त अब इनका क्या होता है, उपार्जन का, इनको क्या होता है, व्यापारिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं जो हैं इनको क्या करती हैं, श्रेष्ठ आधार मानती हैं, श्रेष्ठ आधार मानती हैं। व्यापारिक संस्थाएं क्या करती हैं, उपार्जन आधार को श्रेष्ठ आधार मानती हैं, जबकि जो रोकड़ आधार के अनुसार क्या होता है, पेशेवर संस्थाएं उपयुक्त नहीं माना जाता। इसको क्या होता है, पेशेवर संस्थाओं के द्वारा, पेशेवर संस्थाओं के द्वारा उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है, पेशेवर संस्थाओं के द्वारा उपयुक्त नहीं माना जाता है। ओके, तो ये थे हमारे लेखांकन के आधार। आगे हम क्या पढ़े इसमें, लेखांकन के उपयोगकर्ता, लेखांकन की प्रणाली, ठीक है। अब लेखांकन की प्रणालियां और देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। लेखांकन की प्रणालियां, लेखांकन की प्रणालियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारा इकहरा, इकहरा लेखा प्रणाली। नंबर 2 दोहरा लेखा प्रणाली। नंबर 3 आपका भारतीय महाजनी पद्धति या फिर प्रणाली,
भारतीय महाजनी प्रणाली या भारतीय महाजनी पद्धति? भारतीय महाजनी वही खाता पद्धति। भारतीय महाजनी वही खाता प्रणाली या फिर पद्धति। अब इसमें होता क्या है इन तीनों प्रणालियों में वो समझ लीजिए। जैसे लेखांकन की जो प्रणालियां हैं, लेखांकन की प्रणालियों में लेखांकन को 3 भागों में बांटा गया है प्रणालियों के आधार पर। नंबर 1 आपका इकेरा लेखा प्रणाली, नंबर दूसरा अपना है दोहरा लेखा प्रणाली, नंबर 3 भारतीय बही खाता प्रणाली। अब इसमें क्या होता है कि जब भी लेखांकन के जो लेखे किए जाते हैं वो इकेरा लेखा प्रणाली के अनुसार केवल एक पक्ष में लेखा किया जाता है। ठीक है, केवल एक पक्ष में लेखा किया जाता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। और भारतीय बही खाता प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली में क्या होता है, जब भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार लेखे किए जाते हैं तो विशेष प्रकार के नियम और सिद्धांतों के अनुसार इसमें जो उल्लेख होता है उस प्रकार से हम भारतीय बही खाता पद्धति के अनुसार लेखे करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लिए कि इकेरा लेखा प्रणाली क्या होता है। इकेरा मतलब अकेला, तो इसमें सिर्फ एक ही पक्ष का लेखा किया जाएगा। और दोहरा लेखा प्रणाली मतलब 2 पक्ष, इसमें दोनों पक्षों का लेखा किया जाएगा। और भारतीय बही खाता महाजनी पद्धति में क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर के वर्क किया जाता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर के काम किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज पढ़ी है। अगली क्लास हमारी होने वाली है स्टार्ट साझेदारी। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, जो हमारी चौथी क्लास रहेगी। 3 क्लासें हो गई हैं, चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे साझेदारी। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप में हम उसका अर्थ पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें। और साझेदारी फर्म के बारे में जो भी है ना, लगभग हमारा 5 से 6 चैप्टरों में ये साझेदारी है। तो कल साझेदारी की शुरुआत करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से, इसकी विशेषताओं से, इसके उद्देश्यों से, इसके कार्यों से। बाकी आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और अगली क्लास के बारे में मैंने आपको आज ही बता दिया है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल का नाम है कॉमर्स कुरुक्षेत्र। इस चैनल पर आपको 11th और 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल तैयारी कराई जाएगी। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए कॉमर्स कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब कीजिए और आराम से पढ़िए। पूरी तैयारी होगी, बिंदास तैयारी होगी, अच्छे मार्क हासिल करेंगे आप। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ